हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 7 है जो क्रैश कोर्स का हम लोग करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़े थे, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मगध एम्पायर 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौन सा था? मगध महाजनपद था। इस महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। ये कौन कौन से हैं? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो इसको हम ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। हसीन मशूक शाह। क्या है ट्रिक? हसीन मशूक शाह। हसीन ह से हर्यक वंश, शी से शिशुनाग वंश, नौ नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो 7 राजवंशों ने मगध महाजनपद पर शासन किया था। वृहद्रथ वंश। वृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? वृहद्रथ थे और इसका बेटा कौन था? जरासंध था। तो वृहद्रथ का संस्थापक कौन था? वृहद्रथ था ही, और उसका बेटा कौन था? जरासंध था। जरासंध किला राजगीर था। भीम से युद्ध, मल्ल युद्ध और सहदेव थे। हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, जिसने राजधानी अपना राजगृह रखा था और विस्तार वैवाहिक संबंध के जरिए उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाया था? बिंबिसार ने करवाया था। आक्रमण वैशाली पर किया था। राजवैद्य जीवक थे। बेटा अजातशत्रु था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु था, जिसने अपने ही पिता को मार दिया था। शासन 12 वर्षों तक किया था। हत्या किसने किया था बिंबिसार का? तो अजातशत्रु ने किया था, जो कि उसका बेटा था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती मध्य प्रदेश के राजा चंडप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में भी जीवक को भेजा था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? पितृहंता और कुनिक। तो अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या की थी, बिंबिसार की हत्या की थी, इसलिए उसका नाम पितृहंता भी है। और किला की घेराबंदी किया था। आक्रमण वैशाली का किया था। गुप्तचर कौन थे? वर्षकार थे। नए हथियार रथ, मुसल एवं महाशिला कंटक का यूज किया था। वैवाहिक राजनीति किया था। बेटा का क्या नाम था? उदयन था। तो अजातशत्रु के बेटा का क्या नाम था? उदयन था। और अजातशत्रु की भी हत्या उसका बेटा किया था, जो कि उदयन था। शासन 32 वर्षों तक किया था। और हत्या किसने किया था? उदयन, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। तो ये भी अपने पिता का, उदयन भी अपने पिता का हत्या किया था। उदयन जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्रा बनाई थी। और बेटा का क्या नाम था? नागदशक था। नागदशक जो कि अयोग्य शासक था, और सेनापति जिसका शिशुनाग था। और हत्या किसने किया था नागदशक का? तो उसका ही सेनापति किया था, जो कि शिशुनाग था। तो नागदशक का सेनापति कौन था? शिशुनाग था, जो कि उसका हत्या किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और नागदशक के बाद कौन था? शिशुनाग, जो कि उसका सेनापति था। उसने ही नागदशक की हत्या कर दी थी और उसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग ने नागदशक का हत्या करके उसने साम्राज्य स्थापित किया, और जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो इसके बाद शिशुनाग वंश स्थापित हो गया, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश। शिशुनाग की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्रा बनाई थी। संस्थापक कौन थे? शिशुनाग ही थे। और उत्तराधिकारी उसका कौन था? कालाशोक। तो शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन था? कालाशोक था, जो कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा रखा, और कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से बदल करके वैशाली कर दिया। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसने करवाया था? तो कालाशोक ने करवाया था। और पहली बौद्ध संगीति किसने करवाया था? बिंबिसार ने करवाया था। पहली बौद्ध संगीति बिंबिसार ने करवाया था, और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक ने करवाया था। अब हम लोग नंदी वर्मन के बारे में पढ़ते हैं। अशोक शासक था यह, और सेनापति इसका महापद्म नंद था, जो कि इसका हत्या भी कर दिया। और इसका हत्या करके उसने महापद्म नंद वंश की शासक बन गए और नंद वंश की स्थापना किया था। तो नंदी वर्मन का हत्या किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन था, क्योंकि इसके बाद महापद्म नंद इसकी हत्या करके उसने शासक वह बन गया और नंद वंश की स्थापना कर दिया। नंद वंश संस्थापक कौन है? महापद्म नंद था। क्षत्रियों का नाश उपाधि और सर्वत्रांतक था। आक्रमण कलिंग पर किया था। उपाधि एकराट था।
कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। तो नंद वंश का संस्थापक जो कि महापद्म नंद था, वह कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था और आक्रमण कलिंग पर किया था। उपाधि उसे एकराट की मिली थी जब वह कलिंग पर आक्रमण किया तो, और क्षत्रियों का नाश किया था, और क्षत्रियों की नाश करने से उसे कौन सी उपाधि मिली थी? सर्व क्षत्रांतक मिली थी। इसके बाद घनानंद। घनानंद अयोग्य शासक था जो कि सिकंदर के समकालीन था। तो घनानंद कौन था? अयोग्य शासक था जो कि किसके समकालीन? घनानंद किसके समकालीन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घनानंद सिकंदर के समकालीन था और यह अंतिम शासक था। तो घनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का। और इसके बाद सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर नाम क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर का क्या नाम था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, पत्नी रक्सोना थी। पत्नी का क्या नाम था? रक्सोना था। और देश मेसिडोनिया से आया था, यूनान से आया था। तो सिकंदर के बारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो इसको अच्छे से याद करें। 1 से 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, तो 2 से 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए इसको याद कर ले। अलेक्जेंडर द ग्रेट किसका नाम था? सिकंदर का नाम था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर की पत्नी का नाम रक्सोना था। किस देश से आया था? मेसिडोनिया से आया था, यूनान से आया था, और ये फारसी भाषा मकदूनिया थी। नौसेना प्रमुख निर्याकस था। जल सेना प्रमुख सेल्यूकस निकेटर था। मृत्यु कब हुई थी सिकंदर की? तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। तो बेबीलोन, इराक के बेबीलोन जगह में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए, तो इसको भी याद कर ले। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। नोट में है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने वाला भारत का पहला शासक आरंभिक तक्षशिला था। सिकंदर से लड़ने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो पोरस था जो कि पंजाब का था। 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे में इसका लड़ाई हुए थे। भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाला पहला वंश कौन था? हखामनी था। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला कौन सा वंश था? हखामनी था, जो कि डेरियस ईरान से आया था। कहाँ से आया था? डेरियस ईरान का था। अब हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्यारोहण कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मौर्य वंश से पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व में हुआ था। माता का नाम मौर्या थी। मुरा पुत्र बिंदुसार था। पुत्र कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति कौन था? चाणक्य था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किस लिए विख्यात था? अर्थशास्त्री थे ये। धर्म कौन सा था? जैन धर्म को मानते थे। विवाह हेलेना से किया था। किससे किया था? विवाह हेलेना से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपना विवाह किससे किया था? हेलेना से किया था, जो कि कार्नेलिया की थी। दहेज में इसे क्या मिला था? काबुल, कंधार, मरकान, हेरात। उपहार में 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर मिला था दूत में। और मेगास्थनीज थे जो कि इंडिया, मेगास्थनीज इसके सामने आए थे। इसके समय में मेगास्थनीज भारत आए थे, जो कि इंडिका पुस्तक की रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोट्स विलियम जोन्स कहा जाता है, और सूर्य दर्शन झील का निर्माण किया था। मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी। श्रवण बेलगोला में हुई थी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नोट में है अकाल में दिए गए राहत सामग्री की जानकारी सहगौरा अभिलेख से मिलता है, जो कि गोरख में है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के सहगौरा अभिलेख से मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल में दिए गए राहत सामग्री की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो ये सब जो अभिलेख है ये सब महत्वपूर्ण है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी विस्तार की जानकारी किससे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पूर्वी विस्तार की जानकारी महास्थान बंगाल से मिलता है। भारत का मैकियावेली कौटिल्य चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्री थे, 15 अधिकरण किए, सप्तांग सिद्धांत दिया था। कौन सा सप्तांग सिद्धांत दिया था? चाणक्य ने कौन सा सप्तांग सिद्धांत दिया था? तो राजा, अमात्य मंत्री, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष और दंड, ये 7 सिद्धांत दिए थे चाणक्य ने। तो चाणक्य अर्थशास्त्री था, जो कि किस चीज़ का था? राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र था। चाणक्य जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे वो किस चीज़ के ज्ञाता थे? तो वो
राजनीति के अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, जिसने सप्तांग सिद्धांत दिया था, जो कि था पहला था राजा, दूसरा अमात्य मंत्री होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, कोष होना चाहिए, धन होना चाहिए, दंड होना चाहिए, मतलब न्याय देना चाहिए। ये सब अच्छे राजा की निशानी है। अच्छे राजा में ये सारे गुण होने चाहिए। सेंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी विलियम जोन्स ने दिया था। तो सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी किसने दिया था? विलियम जेम्स ने दिया था। अब हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार का राज्यारोहण, राज्याभिषेक कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में हुआ था। अमित्रघात, शत्रु विनाशक है, आजीवक संप्रदाय स्थापना क्या था? मखलीपुत्र गौशाल में हुआ था। 16 राजाओं का विजेता है। तो बिंदुसार को क्या कहा जाता है? 16 राजाओं का विजेता कहा जाता है। तारानाथ ने कहा था ऐसा। सिंहसेन जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन नाम से पुकारा गया है। माता का नाम दुर्धरा था। मुख्य पत्नी कौन थी? सुभद्रांगी थी। एंटियोकस सीरिया का दूत था, जो कि डाइमेकस आया था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डाइमेकस आया था, जो कि कहाँ का था? सीरिया का दूत था। स्ट्रेबो के अनुसार ये कहा जाता है कि सीरिया की प्रसिद्ध वस्तु की मांग की गई थी। किसके द्वारा? बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीज़ें मांगी थी, जो कि मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक मांगे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या मांगा था सीरिया के राजा से बिंदुसार ने? तो क्या क्या मांगा था? मीठी शराब मांगा था, अंजीर मांगा था, दार्शनिक मांगा था। तो सीरिया का राजा ने उसे मीठी शराब दिया था और अंजीर भी दिया था, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया था। तो क्या नहीं दिया था? इसे दार्शनिक नहीं दिया था। तो सीरिया के राजा ने इसे दार्शनिक नहीं दिया था, बाद बाकी अंजीर और मीठी शराब इसे दे दिया था। और यह एक अच्छा शासक नहीं था। बिंदुसार एक अच्छा शासक नहीं था। अपने राज्य पर ध्यान नहीं देता था और अपने खुद पर ही ध्यान देता था। यह बस ऐश मौज करने में रहता था, इसीलिए उसने मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक मांगा था। लेकिन उसे मीठी शराब और अंजीर सीरिया के राजा ने दे दिया था, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया था। नोट में है, तक्षशिला में विद्रोह को खत्म करने के लिए बिंदुसार पहले सुशील को और बाद में अशोक को भेजा था। तो तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहा था उसको खत्म करने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसको भेजा था? सुशील को भेजा था और बाद में उसने अशोक को भेजा था। अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी है। तो अशोक का क्या नाम है? देवनाम प्रियदर्शी है। जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन किया था। श्रीनगर की स्थापना की गई थी। तो श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने किया है। राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। ये किससे जानकारी मिलती है इसके बारे में कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था? तो यह राजतरंगिणी से इसकी जानकारी मिलती है। तो अशोक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, जो कि 261 ईसा पूर्व में था, कलिंग पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। और कलिंग का शासक नंदराज था, जो कि भीषण नरसंहार किया था। अशोक का हृदय परिवर्तन इसके बाद हो गया था। जब ये युद्ध किया इसके बाद वह जीत गया, लेकिन उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह सोचा कि अब से हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, कि युद्ध में हमें बहुत चीज़ों की क्षति होती है, बहुत सारे बेजानों की जान जाती है। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कि खारवेल में है। इसका भतीजा का नाम, अशोक के भतीजा का नाम निग्रोध है, जो कि बौद्ध धर्म की प्रेरणा देता है। बौद्ध शिक्षा उपगुप्त से मिला है। पुत्र कौन था? महेंद्र था। पुत्री संघमित्र थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ की गई है? पाटलिपुत्रा में की गई है। और सिंहली राजवंश, जो कि श्रीलंका बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? डेरियस ईरान हखमनी वंश से मिली है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन कब चला था? जो कि अशोक के काल में चला था। अशोक के शिलालेखों की खोज टी फेनथेलर 1750 ईस्वी में किया था। किसने खोज किया था अशोक के शिलालेखों की? तो टी फेनथेलर ने किया था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। किसने हासिल की थी? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिले हैं, जो कि भारत में ब्राह्मणी लिपि है, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि है और अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि है। एशिया माइनर में तुर्की में ग्रीक लिपि है। अशोक में आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कि कर्ण चौपर गुफा है पहला।
दूसरा है लोमस ऋषि गुफा है, तीसरा सुदामा गुफा है, चौथा विश्व झोपड़ी गुफा है। अशोक नाम का उल्लेख गुर्जरा अभिलेख में है। तो अशोक के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में है? गुर्जरा अभिलेख में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मास्की, नेट्टूर, उदयगोलम ये कर्नाटक में है। भाब्रू अभिलेख राजस्थान में है। स्वयं को मगध सम्राट अशोक ने बताया था, जो कि भाब्रू अभिलेख में स्वयं को अशोक ने मगध सम्राट कहा था। अशोक के 7 स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख पहले यह कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ पे स्थित था? तो कौशाम्बी में स्थित था। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो प्रयाग स्तंभ लेख है जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जो कि कारुवाकी रानी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली टोपरा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे टोपरा से दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख का उल्लेख है। तो किसमें है? दिल्ली टोपरा में अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। दिल्ली मेरठ फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। रामपुरबा यह चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने किया था। लॉरिल अरेराज, जो कि यह चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ यह चंपारण बिहार में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो मोर का चित्र किस स्तंभ पे बना हुआ है? लौरिया नंदनगढ़ में बना हुआ है। रुमिनदेई यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है। तो रुमिनदेई कौन सा स्तंभ है? सबसे छोटा स्तंभ कौन सा अशोक का? जो कि रुमिनदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया था। यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो रुमिनदेई यह किससे संबंधित है? यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक के 14 शिलालेख कौन कौन से थे? पहला शिलालेख जो कि अहिंसा पशु बलि की निंदा के बारे में कहता है। तो अशोक के 14 शिलालेख है, जिसमें पहला शिलालेख में किसकी चर्चा की गई है? अहिंसा और पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि पर रोक के बारे में कहा गया है और अहिंसा करने के बारे में बोला है हिंसा नहीं करने। तो यह पहला शिलालेख में दिया गया है। अशोक के दूसरे शिलालेख में मानव चिकित्सा पर ध्यान दिया गया है, पशु चिकित्सा पर बल दिया गया है और श्रीलंका की चर्चा की गई है। चोल वंश की चर्चा नहीं की गई है। पांड्य सतीपुत्र चेर की चर्चा की गई है। तीसरा शिलालेख कौन सा है? रज्जुक युक्त प्रादेशिक अधिकारी की चर्चा की गई। हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख क्या है? चौथा शिलालेख में भेरी घोष युद्ध को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया गया है। तो ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे शिलालेख के बारे में पूछे जाते हैं। चौथा शिलालेख में किसकी चर्चा की गई है? भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष बौद्ध को अपनाया गया था। पांचवा शिलालेख जिसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई थी। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। छठा शिलालेख में आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, इसके बारे में चर्चा की गई है। किसमें चर्चा की गई है? तो छठा शिलालेख में की गई है। सातवां शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? सातवां शिलालेख है जिसमें सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है। आठवां शिलालेख है जिसमें धम्म यात्राओं का उल्लेख दिया गया है। बोध गया में भ्रमण का उल्लेख दिया गया है, जो कि 10वें वर्ष किया गया था। नौवां शिलालेख है जो कि छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। धम्म समारोह की चर्चा की गई है 9वें शिलालेख में। 10वां शिलालेख है जिसमें धम्म के महत्व की जानकारी मिलती है। 11वां शिलालेख वो है जिसमें अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए कहा गया है और धम्म नीति की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में चर्चा की गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वां शिलालेख में है। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। बृहद्रथ यह अयोग्य शासक था। सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और हत्या किसने किया था इसका? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो बृहद्रथ जो कि अयोग्य शासक था, इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और हत्या इसका किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो 14 शिलालेख की जानकारी हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं जो कि है बृहद्रथ। अशोक के बाद बृहद्रथ आए जो कि एक अयोग्य शासक थे जिसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। उसकी हत्या किसने किया था?
तो बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो कि इसका सेनापति था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। और इसकी हत्या किसने की थी? इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके वहाँ का शासक बन गया और शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश गैर क्षेत्रीय वंश, जो कि गैर क्षेत्रीय वंश कौन थी? शुंग वंश थी, जो कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और पहला राजधानी इसका क्या था? पाटलिपुत्रा थी। दूसरी राजधानी इसने विदिशा को बनाया था। जाति से क्या था? ये ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग जाति से कौन सा जाति का था? ब्राह्मण था। बौद्ध विरोधी था यह। इसने 2 स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि सांची स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है, तांबा का बनवाया है। भरहूत में मध्य प्रदेश में पत्थर का बनवाया है। ग्रंथों की रचना किया था। महाभाष्य, अष्टाध्यायी एवं मनुस्मृति की रचना की थी। विदेशी भवन आक्रमण किया था। डेमीट्रियस और मिनांडर, जो कि बौद्ध धर्म, नागसेन और मिलिंद पन्हु ग्रंथ में मिलती है। पुष्यमित्र शुंग की पुत्र का क्या नाम था? अग्निमित्र। ये यवनों को हराया था। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जो कि पतंजलि के नेतृत्व में करवाए थे। कलिंग पर आक्रमण करवाया था। खारवेल से हार मिली थी इसे। मल्लिवका अग्निमित्र कालिदास थे। उत्तराधिकारी कौन था? भागभद्र थे। भागभद्र, जो कि एंटियालकिड्स यूनान का था। राजदूत कौन था? हेलियोडोरस, जो कि भागवत धर्म से संबंधित था। विष्णु भागवत, गुरुड़ ध्वज, बेशनगढ़ अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है। देवहूति के बारे में पढ़ते। देवहूति है, जो कि अयोग्य शासक था। सेनापति इसका वसुदेव था। और हत्या इसका किसने किया था? इसका सेनापति वसुदेव ने करवाया था। तो देवहूति का हत्या किसने किया था? वसुदेव ने किया था। देवहूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति था। अब हम लोग कण्व वंश के बारे में पढ़ते हैं। कण्व वंश वासुदेव था। वासुदेव संस्थापक था, जो कि जाति से ब्राह्मण था। नोट में है कण्व वंश का अंतिम शासक सुषमा था, जिसका हत्या शिमुक ने कर दिया था। अब अंतिम शासक है सातवाहन वंश, जो कि जिसका शासक कौन था? शिमुक था। संस्थापक कौन था? शिमुक था। भाषा प्राकृत था। लिपि ब्राह्मणी थी। आंध्र सातवाहन था। इसके बाद है सतकर्णी प्रथम। यह यज्ञ 2 अश्वमेध एवं 1 राजस्यु था। उपाधियां इसकी मिली थी। दक्षिण पंथवंती एवं अप्रतिहक चक्र था। गोल मुद्राएं थी। मालव शैली में रजत मुद्राएं पत्नी के नाम पर हुई थी। श्रीसात सातकर्णी का सूचक था। रानी नागनिका, यह नाना घाट अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है हमें। हाल है, जो कि कवि था। पुस्तक है गाथा सप्तशती। भाषा प्राकृत भाषा में लिखी गई है। गौतमी पुत्र सातकर्णी यह प्रतापी शासक था। और नहपान, जो कि शक के थे। सिक्के जोगला थम्मी मध्य प्रदेश में आता है। नासिक अभिलेख में इससे जानकारी मिलती है। इसे एक ब्राह्मण कहा जाता था। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ये रुद्रदामन शक के थे, जो कि वैवाहिक संबंध बनाए थे। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शासक था। व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित करवाए थे। और सिक्के जो थे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं इसके सिक्के। तो यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्के थे, जो कि जिस पर जहाज के चित्र बनाए गए हैं, और यह कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से हमें प्राप्त हुए हैं। यह एक अंतिम शासक था, जिसे व्यापार एवं जल यात्रा करना बहुत पसंद था। नोट में है ब्राह्मणों को भूमिदान की शुरुआत किसने किया था? सातवाहन ने किया था। सामंती व्यवस्था सातवाहन ने किया था। सिक्का शीशा का चलाया था। तो सातवाहन ने सिक्का किस चीज़ का चलाया था? शीशा का चलाया था। और समाज में मातृसत्तात्मक थी। तो सातवाहन वंश के समय समाज कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। माता को महत्व दिया जाता था। ज़्यादा उपजाऊ भूमि सातवाहनों की थी, जो कि गोदावरी एवं कृष्णा के जल से बहती थी। तो ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। मगध साम्राज्य समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत लंबा था और ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लंबा था। और इसके बाद भी मौर्योत्तर काल भी है। ये सब भी थोड़े लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, जो कि थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।